वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, हिस्ट्री का। हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कैसे, कब और कहाँ, ये चैप्टर का नेम है। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो जो चैप्टर होता है उसमें इंट्रोड्यूस द वे हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड, किस तरीके से हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया था, किस तरीके से उसको राइट डाउन किया गया था, एज वेल एज किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी बातें हम इसमें समझेंगे। इट रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट हाउ हिस्ट्री इज कैटेगराइज। तो इन्होंने जो ये चैप्टर है ये क्वेश्चन करता है कि हिस्ट्री को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, क्या वो सही तरीका था, क्या उसमें कुछ कमियां थी, वो सारी बातें। उसके अलावा अगर हम देखें वाई सर्टेन डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कुछ सर्टेन इवेंट्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम उनकी इंपॉर्टेंस को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब अगर हम पहले बात करें तो हम पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में राइज होता है दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो डेट्स जो होती हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो अब पहले जो हिस्ट्री में मतलब एक तरह से डेट्स को याद किया जाता था, वो सिर्फ ये बेसिस पे किया जाता था कि कोई बैटल कब फाइट हुई है, ठीक है, कौन कौन से किंग उसमें इन्वॉल्व थे और कौन कौन से डायनेस्टीज उसमें फाइट कर रही थी। बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्रीज की बात करें, हिस्टोरियंस की, तो वो लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री में इस सिर्फ बैटल्स पे फोकस ना करके वो और भी फर्दर चीज़ों पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल उस समय के जो पीपल होते थे, लोग होते थे, वो किस तरीके से रहते थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उनके सोशल चेंजेस क्या क्या उस टाइम में अकर हुए, एज वेल एज उनका जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो किस तरीके से थी। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आज के जो हिस्टोरियंस होती हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें, एक जेम्स मिल नाम के पर्सन थे, वो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको है ना सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एक तरह से जो हम किसी की कॉलोनी बने उसके बेसिस पे डिवाइड किया। तो उन्होंने बोला जब तक इंडिया में हिंदू किंग्स का एक तरह से रूल था, तो उन्होंने बोला कि भाई उस टाइम पीरियड को हम हिंदू हिस्ट्री के तरह कैटेगराइज करेंगे। फिर मुस्लिम हिस्ट्री जब 712 में मोहम्मद कासिम जो था उसने इंडिया पे अटैक किया था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद से जो वो लोग हैं उसको मुस्लिम हिस्ट्री में कंसिडर करने लगे। और फिर ये जो टाइम पीरियड है ये तब तक कंटिन्यू रहा जब तक ब्रिटिश नहीं आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश रूल है कॉलोनियल, और उनका जो मतलब एक तरह से पर्सपेक्टिव था वो कॉलोनियल और बायस था, ठीक है। कॉलोनियल माइंडसेट से उन्होंने हिस्ट्री को राइट डाउन किया और उन्होंने जो एक तरह से रियलिटी थी उसको इग्नोर किया, ठीक है। अब अगर हम बात करें विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम बात करें कि सारी डेट्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अब डेट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट गिवन बाय द हिस्टोरियंस। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किसी डेट को, किसी पर्टिकुलर डेट को ही वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और उसी को वो सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो होते हैं often chose dates related to their administrative achievement और wars। तो जब भी उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट की या कोई वॉर की तो उसको वो रिकॉर्ड ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। द काइंड ऑफ हिस्ट्री फोकस्ड ओनली ऑन ब्रिटिश रूल एंड इग्नोर द वॉइसेस ऑफ द इंडियन। तो बेसिकली जहाँ पर भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते थे, जो नेटिव पीपल होते थे, उनकी जो वॉइसेस थी उनको इग्नोर किया जाता था और वो अपनी एक तरह से अपने जो रूल है उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे देते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाउ डू वी पीरियडाइज डेट्स, तो हम एक तरह से जो पीरियडाइज किस तरीके से करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जेम्स मिल था उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। और जो ये व्यू था ये यूरो सेंट्रिक था, मतलब ये एक तरह से उन्होंने अपनी कॉलोनीज के अकॉर्डिंग उनको जिस तरीके से लगा कि इंडिया कभी फ्री कंट्री ही नहीं था, इस तरीके से उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया और अपने आप की जो ब्रिटिश की सुपीरियोरिटी थी उसको प्रूव करने की या उसको प्रमोट करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अब अगर हम बात करें इंडियन हिस्टोरियंस जो थे उनको जेम्स मिल का ये कैटेगराइजेशन पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला हम इंडियन हिस्ट्री को जो है ना वो 3 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके जो नेम होंगे उसे हम एंशिएंट और मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है वो मोर और लेस जो होता है वो स्टार्ट होती है प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड से और 700 AD तक आपकी जाती है। अगर हम बात करें 712 जो स्पेसिफिक है मोहम्मद कासिम ने जब अटैक किया था, तो लेकिन आप इसको 700 AD तक समझ सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको एंशिएंट हिस्ट्री का नाम दिया गया। फिर उसके बाद जब मुगल्स आया, दिल्ली सल्तनत हुई, ये सारी चीज़ें जो थी इसको उन्होंने मिडिवल हिस्ट्री का नाम दिया। और 1857 तक इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिश का रूल नहीं हुआ था, तो यहाँ तक उन्होंने मिडिवल हिस्ट्री का नाम दिया। उसके बाद जब
ब्रिटिश लोगों ने अपनी पैरामाउंटेसी को स्टेब्लिश कर दिया, अपने आप को सुप्रीम पावर डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न, बट इवन दिस हैज लिमिटेशन, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज कॉलोनिज्म, तो कॉलोनिज्म क्या होता है? उपनिवेशवाद, ठीक है, ये क्या होता है? तो कॉलोनिज्म इज व्हेन अ कंट्री एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। तो जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री पे अपना एक तरह से डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर लेती है और वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनिज्म कहते हैं, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या होता है बेसिकली? तो जब भी कोई एक बहुत पावरफुल कंट्री जो दूसरी कम पावरफुल कंट्री है या उस टाइम पे कम पावरफुल है, उस पर अपना एक तरह से उसको अपनी उपनिवेश बना लेती है, तो हम उसको कॉलोनिज्म कहते हैं। तो द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट, तो ये क्या इस जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो उससे क्या क्या चीजें चेंज हुई उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला क्या हुआ? चेंजेस इन द लॉज हुआ, ठीक है। इंडिया में जो अगर हम बात करें, पहले जो हमारे रूल्स थे या जो लॉज थे वो प्रॉपर तरीके से कोडिफाइड नहीं थे, ठीक है, प्रॉपर रूल्स नहीं होते थे। और इंडिया का अगर हम बात करें, जो हिंदूज थे उनका एक तरह से वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट का एक तरह से क्लॉज थे, और मुस्लिम लोगों का अपना था। इवन क्रिमिनल केसेस में भी इस तरीके से होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने CRPC और IPC बनाई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जैसे कोई क्राइम होता है पर्टिकुलर, उसके लिए पर्टिकुलर जो पनिशमेंट होती है वो सभी लोगों के लिए बराबर करी, ये उन्होंने अब हमारे इंडिया में एक तरह से स्टैब्लिश किया था। फिर उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑल्दो ये पहले भी बहुत था इंडिया में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कुछ था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जब ब्रिटिश आए तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन का एक तरह से बहुत ज़्यादा उनको ग्रीड थी, तो इस वजह से उन्होंने प्रॉपर लैंड को कैटेगराइज करना उस तरीके से और उस पर, ताकि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको टैक्सेस लगान मिल सके, तो उन्होंने इसलिए बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर ध्यान दिया, ठीक है। ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अनसक्सेसफुल साबित हुआ था, बिकॉज उन्होंने समटाइम्स क्या होता था, वो इंडियन लोगों की परेशानियों को नहीं समझ पाते थे और आर्बिट्री कोई भी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था वो इंडिया में अप्लाई करके देखते थे। इसी तरीके से उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया, फिर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस तरीके से सेटलमेंट्स उन्होंने किए। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम का, तो इंडिया में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह से कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग आए थे उनका एक तरह से देन है, क्योंकि उससे पहले फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम होता था। ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, पर बहुत कम होता था। तो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना ये भी कॉलोनियल टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ, और दीज चेंजेस वर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल टू इंडियन। समटाइम्स क्या हुआ था, जैसे अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उन्होंने एक तरह से डाउनवर्ड फिल्टरेशन की थ्योरी को अपनाया। मतलब उनका कहना क्या था कि हम सिर्फ कुछ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि वो एक प्रॉपर अच्छे एम्प्लॉयज बन सके। तो एक तरह से वो जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें ये नहीं था कि वो इंडियन लोगों को बेनिफिट करना चाहते थे, ठीक है, वो एजुकेशन दे रहे थे जस्ट बिकॉज कि उनको उनसे एक तरीके से प्रॉपर ऑब्लाइज्ड उनको एम्प्लॉयज चाहिए थे। तो ये था। इवन जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने रेलवेज का स्टार्ट किया था इंडिया में, तो रेलवेज का भी जो स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव था वो ये नहीं था कि लोगों का बेनिफिट करना है, इंडियन पीपल का एक तरह से उनको वेलफेयर करना है, बल्कि उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, एज वेल एज जो रॉ मटेरियल को या फिर इवन फिनिश गुड्स को इधर से उधर ट्रैवल कराना, तो उसके लिए उनको मेनली इसलिए उन्होंने रेलवे का एक तरह से इंट्रोडक्शन इंडिया में कराया था। फिर अगर हम बात करें हाउ डू वी नो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री है तो उसके क्या क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। सो ब्रिटिश केप्ट डिटेल्ड सर्वे रिपोर्ट्स एंड मेमोज, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि प्रॉपर सर्वेज करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, मेमोज बनाते थे, सो दैट कि वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रख सके कि किस समय में क्या चीज़ हो रही है। उसके अलावा क्या है, ऑल एक्शन वर डॉक्यूमेंटेड फॉर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करते थे, इवन कोई वॉर हो या कोई सर्टेन इंसिडेंट्स हो, ये सारी चीज़ें। फिर प्रेजर्व्ड इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड रूम, तो आर्काइव्स होते थे बेसिकली, वहाँ पर वो जो भी रिकॉर्ड्स होते थे उनको प्रिजर्व करने का भी एक तरह से काम करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें जो उन्होंने सर्वेज की थी, तो उसमें क्या हुआ था, एक्सटेंसिव सर्वेज ऑफ लैंड, रेवेन्यू, फ्लोरा, फौना एंड ट्राइब्स एंड कास्ट एज वेल। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को है ना
एक्सटेंसिवली इनका सर्वे किया था कि लैंड कैसा है, वहाँ पे कितनी फर्टिलिटी है, किस तरीके से हम उसको उसमें कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें, रिवेन्यू सिस्टम क्या होगा, फ्लोरा और फौना हो जाता है कि इंडिया में किस तरीके से आपको कौन कौन सी फ्लोरा देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से टाइप ट्रीज शर्ब्स वगैरह इंडिया में अवेलेबल है, फ्लोरा फाउना क्या क्या है, कौन कौन से जानवर इंडिया में अवेलेबल है, ट्राइब्स क्या हैं, और उसके बाद कास्ट क्या किस तरीके से, तो इन सभी का वो डिटेल्ड सर्वे रखते थे। उसके बाद क्या होता है, हेल्प द ब्रिटिश अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इंडिया बेटर। तो ये क्यों करते थे, इट इज़ नॉट बिकॉज कि वो इंडिया का वेलफेयर करना चाहते थे, अगेन उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो खुद अंडरस्टैंड कर सके सिचुएशन को, इंडिया की कंडीशन को, एंड कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर अगर हम अदर सोर्सेज की बात करें तो डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज होता है, न्यूज़पेपर थे, फोक स्टोरीज थी, ओरल ट्रेडिशन ऑल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट। तो ये काफ़ी सारी जो अगर हम बात करें तो उन्होंने जो डायरीज वगैरह जो पर्सनल लेवल पे बहुत से लोग लिखते थे उसको भी एक तरह से सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह माना जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी भी जो लिखी गई थी बहुत से लोगों के द्वारा, उसको भी हम एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें की टर्म्स, अगर हम पहला अगर हम बात करें कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल बाय वन पावर ओवर द डिपेंडेंट एरिया और पीपल। तो कोलोनियलिज्म का मतलब क्या हो जाता है कि जब एक मेन डोमिनेटिंग कंट्री कोई दूसरी कंट्री पर अपना एक तरह से पोजीशन ले लेती है उसकी, और वहाँ पर अपना एक तरह से रूल चलाती है, तो हम उसको कोलोनियलिज्म कहते हैं। फिर अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें तो हिस्टोरियंस कौन होते हैं, पीपल हु स्टडी राइट हिस्ट्री। तो जो भी पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, लिखते हैं, वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं। आर्काइव्स क्या होता है, प्लेसेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। तो आर्काइव्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्वेज होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उस सभी को वहाँ पे रखा जाता है। फिर सर्वे की बात करें तो ये क्या होता है, टू स्टडी एंड कलेक्ट द डाटा अबाउट एन एरिया, सो दैट इज नोन एज सर्वे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिमेंबर करने, फर्स्ट क्या है कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट डेट्स, इट्स अबाउट चेंजेस इन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पीपल्स लाइफ। कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नोट डाउन करना है पर्टिकुलर इस डेट को क्या हुआ या उस डेट को क्या हुआ, इसके अलावा भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि चेंजेस इन द सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए, और पीपल की यानी लोगों की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए। उसके बाद अगर हम बात करें कोलोनियल रिकॉर्ड की बात करें तो प्रोवाइड ओनली द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव ऑफन इग्नोरिंग द इंडियन वॉइस। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई कोलोनियल पावर है तो वो अपने आप को ये नहीं दिखाएगी ना कि हमने इस कंट्री पे कितना एक्सप्लॉयटेशन वगैरह किया है। जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ जो एक्सप्लॉयटेशन या हमारे इंडिया को एक तरह से यहाँ की जो जितनी भी वेल्थ थी उसको ड्रेन कर दिया, वो सारी बातें वो नहीं बताते हैं ना। तो वो सिर्फ इतना बताएंगे कि हम लोगों ने इंडिया पे आके क्या क्या चीजें अच्छी की, ठीक है, इंडिया में जो फेमाइन आया उसको वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और प्रायोरिटाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री अफेक्ट हाउ वी अंडरस्टैंड द पास्ट। अगर हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसा होता है कि जैसे कि हमेशा इंडिया जो है वो एक तरह से गुलाम रहा है, चाहे वो अपने राजाओं का हुआ या मुगल लोगों का हुआ या इवन ब्रिटिश लोगों का हुआ। लेकिन अगर हम कैटेगराइजेशन को एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में देखते हैं तो हम एक टाइम पीरियड को कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो यही बात होता है कि पीरियडाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री अफेक्ट हाउ वी अंडरस्टैंड द पास्ट। अगर हम देखेंगे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, अगर कोई वहाँ पे रिकॉर्ड्स पढ़ेगा तो मे बी उसको सारी सिचुएशन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये होता है। और इंडियन जब हम पर्सपेक्टिव को समझते हैं, इंडियन जो हिस्टोरियंस है उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तब हमें जाके हिस्ट्री का एक्चुअल में नॉलेज हो पाती है कि एक्चुअली क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।